अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कंपोजिशन क्या होती है और फ्रेंड क्लासेस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कंपोजिशन के अंदर, और फ्रेंड क्लासेस होती क्या हैं ये भी थोड़ी सी हम डिटेल देखेंगे। पहले भी हम फ्रेंड क्लासेस के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा हम ज़्यादा डिटेल में करेंगे। सबसे पहले तो आप सपोज कर लो हमारे पास कोई एक क्लास है एम्प्लॉय नाम की क्लास एम्प्लॉय। इसका प्राइवेट पार्ट है। प्राइवेट पार्ट के अंदर हम सिर्फ इसका नेम ले लेते हैं, स्ट्रिंग नेम। और पब्लिक पार्ट के अंदर हम इसके सेटर और गेटर फंक्शंस जो है ना वो क्रिएट कर लेते हैं, और कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर लेंगे इसका कोई। इसके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने नेम को जो है ना वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग जो है ना वो असाइन करवा दी। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर जो पैरामीटर पास होगा वो मैं नेम को असाइन करवा दूँ। इसके सेटर और गेटर फंक्शन आ जाएंगे। अब इसके सेटर फंक्शन के अंदर मैंने जो है ना वो जो पैरामीटर पास होगा वो नेम को असाइन करवा दिया। अब इसका गेटर फंक्शन जो है वो बना लेते हैं। अब इसके सेटर और गेटर फंक्शंस बना लिए। अब क्लास को जो है हम क्लोज कर देंगे। अब क्लास को क्लोज करने के बाद जो है ना मैं एक सेकंड क्लास जो है ना वो क्रिएट करूंगा, क्लास कंपनी। अब कंपनी जो है ना इसके प्राइवेट मेंबर्स के अंदर एक तो कंपनी का कोई नेम होगा और दूसरा इस कंपनी का कोई एक एम्प्लॉय होगा। तो यहाँ पे हम इसका भी एक ले लेते हैं, स्ट्रिंग नेम। और दूसरा हम इसका एक एम्प्लॉय ले लेते हैं। एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे लेंगे, एम्प्लॉय EMP। अब हमें पता है कि कंपोजिशन क्या होती है, कि किसी एक क्लास के अंदर किसी दूसरी क्लास का जो है ना ऑब्जेक्ट लेना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये हम कंपोजिशन कर रहे हैं। और कंपोजिशन जो है ना इसको हम कौन सा रिलेशन बोलते थे, ये हमारे पास हैज़ अ रिलेशनशिप है। हैज़ अ रिलेशनशिप कैसे है कि ये जो कंपनी है हमारी, कंपनी हैज़ अ एम्प्लॉय। कंपनी कंपनी जो है ना उसके पास एक एम्प्लॉय है, तो ये हैज़ अ रिलेशनशिप है। अब इसके पब्लिक पार्ट को एक दफ़ा देखते हैं। पब्लिक पार्ट में इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, और इसके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करेंगे, जो कंपनी का नेम है उसको हम इनिशियलाइज़ करवाएंगे किसी भी नेम से। यहाँ पे मैं इसको एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज़ करवा देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास एक EMP जो है ना ये भी एक ऑब्जेक्ट है या फिर प्राइवेट मेंबर है। तो इस प्राइवेट मेंबर को भी जो है ना वो मुझे कोई ना कोई चीज़ इनिशियलाइज़ करवानी पड़ेगी। यहाँ पे नेम तो जो है वो क्या है, वो मेरे पास स्ट्रिंग है, तो मुझे पता है स्ट्रिंग को डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या असाइन करवाई जाए, एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन करवा दी जाए। तो ये जो EMP है मेरा, इसको मैं क्या इनिशियलाइज़ करवाऊँ, इसको भी मैंने कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करवानी है। तो यहाँ पे जो है ना मैं जो एम्प्लॉय क्लास है ना उसका इसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है ना वो असाइन करवा दूंगा, EMP इज इक्वल टू एम्प्लॉय, और उसके साथ जो है ना सेमीकोलन में लगा दूँ। अब यहाँ पे जब भी हम कंपोजिशन कर रहे हैं तो कंपोजिशन में क्या हो रहा है कि ये जो EMP है हमारे पास, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को जो इनिशियलाइज भी चीज़ हम करवाएंगे वो क्या होगी, वो कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट होगा। तो क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हम ऑब्जेक्ट को किससे इनिशियलाइज करवाएंगे, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ इनिशियलाइज करवा देंगे। अब ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज करवाने से क्या होगा, एक अनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और उस अनोनिमस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, उस अनोनिमस ऑब्जेक्ट के अंदर एम्प्लॉय क्लास की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाली वो होंगी, और वो फिर जो है ना वो असाइन हो जाएगा EMP को। फिर उसके बाद हमारा इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आ जाएगा, कंपनी। इसके अंदर दो पैरामीटर्स आएंगे, एक स्ट्रिंग N1 आएगा हमारे पास जो कंपनी का नेम, और दूसरा स्ट्रिंग N2 हमारे पास आएगा जो कि एम्प्लॉय का नेम होगा। तो ये किस तरह असाइन होगा, हम नेम इज इक्वल टू तो N1 कर देंगे, और जो हमारे पास एम्प्लॉय का नेम है वो हम कैसे सेट करवाएंगे, वो हम लिखेंगे EMP इज इक्वल टू एम्प्लॉय इन, और एम्प्लॉय के अंदर हम पास करवा देंगे N2 को। अब इससे क्या होगा कि एक अनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इस स्टेटमेंट से। उस अनोनिमस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है ना ये N2 वाला नेम होगा, और वो फिर जो है वो सेट हो जाएगा EMP को। अब एक तरीका तो जो है ना वो ये है कि हम अनोनिमस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके जो है ना हम इसको इनिशियलाइज करवाएं। अब इसके एक मुतबादल तरीका भी है इन दोनों के। अब वो मुतबादल तरीका क्या है कि हम इनिशियलाइजेशन लिस्ट को यूज़ करें। अगर मैं इसको यूज़ नहीं ना करता, इस कंस्ट्रक्टर को, इसको अगर मैं इसकी अगर सारी स्टेटमेंट्स जो है वो मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, मैं इन कंस्ट्रक्टर्स को यूज़ नहीं करता, मैं इनिशियलाइजेशन लिस्ट का यूज़ करता हूँ मेरे जो कंपोजिशन वाला ऑब्जेक्ट है उसको वैल्यूज़ इनिशियलाइज करवाने के लिए। तो वो कैसे यूज़ होगा वो देख लेते हैं। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे कंपनी। कंपनी के बाद हम लगाएंगे यहाँ पे कॉलन,
कॉलन के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे EMP जो ऑब्जेक्ट है हमारा कंपोजिशन वाला, और उसके लिए हम जो चीज़ भी हम कॉल करना चाह रहे हैं ना हम वो साथ में कॉल करवा देंगे। अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करवाना है तो सिर्फ साथ एम्प्टी पैरेंथेसिस जो है ना हम वो लगा देंगे, उसके अंदर कोई भी पैरामीटर हमने पास नहीं करवाया। और जो हमारा दूसरा कंपनी का अपना नेम है उसको हम चाहें तो हम यहाँ पे इसकी बॉडी के अंदर भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं वैल्यू, यहाँ हम इसकी बॉडी से बाहर भी इसको वैल्यू इनिशियलाइज करवा सकते हैं। और बॉडी से बाहर कैसे होगी, ये जो इनिशियलाइजेशन लिस्ट होगी हमारी, इस इनिशियलाइजेशन लिस्ट के साथ के अंदर हम क्या करेंगे, कामा लगा के जो दूसरा प्राइवेट मेंबर है उसको भी हम वैल्यू इनिशियलाइज करवा सकते हैं। यहाँ पे भी हम कामा लगा के नेम, और नेम को जो भी वैल्यू हम इनिशियलाइज करवाना चाह रहे हैं हम वो वैल्यू इनिशियलाइज करवा देंगे। और यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज करवाते हुए हम इक्वल साइन या वो जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसका यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम पैरेंथेसिस के अंदर जो है ना वो वैल्यू पास करेंगे। और EMP को हमने क्योंकि उसके लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करना था तो हमने पैरेंथेसिस को एम्प्टी रखा है। इसी तरह अगर हम जो है ना वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है ना उसमें इनिशियलाइजेशन लिस्ट को हम यूज़ करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जो N1 और N2 होंगे उनको यहाँ पे एज पैरामीटर पास करवा देंगे। अब ये सारा काम जो है ना ये तो हो गया कंस्ट्रक्टर्स के लिए। अब इनके सेटर गेटर फंक्शंस जो है ना वो भी हम देख लेते हैं। जो कंपनी के अपने नेम के लिए सेटर गेटर फंक्शंस होंगे वो तो इजी होंगे, void सेट कंपनी नेम, और इसके अंदर जो हमारे पास पैरामीटर पास होगा वो कंपनी के नेम को असाइन हो जाएगा। स्ट्रिंग N1 नेम इज इक्वल टू N1। फिर उसके बाद इसको गेटर फंक्शन जो है वो भी बिल्कुल इजी बनेगा जो कंपनी का नेम है। अब जो हमारा वो जो एम्प्लॉय का नेम है अगर हमने उसको सेट और गेट करवाना है तो वो हम कैसे करवाएंगे। एक तो ये कि हम एम्प्लॉय के को नेम जो है ना वो सेट और गेट करवाने के लिए हम क्या यूज़ करें, ऑब्जेक्ट यूज़ कर दें एम्प्लॉय का ही। हम यहाँ पे लिखें void सेट एम्प्लॉय, और यहाँ पे हमारे पास क्या पास हो जाए, एक एम्प्लॉय का जो है ना वो ऑब्जेक्ट जो है वो सेट हो जाए। एम्प्लॉय EMP इज इक्वल टू EM। एक तरीका तो जो है ना वो एम्प्लॉय का नेम सेट करवाने का ये है कि हम यहाँ से एक ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर लें और उसको वो असाइन करवा दें, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर EM के अंदर जो भी नेम होगा वो EMP को सेट हो जाएगा। अब दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम यहाँ पे हम स्ट्रिंग में ही वैल्यू लें पैरामीटर में void सेट एम्प्लॉय, और यहाँ पे हम पैरामीटर लें स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग n, और वो पैरामीटर जो है हम वो एम्प्लॉय के सेटर फंक्शन के जरिए उसको सेट करवा दे EMP डॉट सेट नेम, और उसके अंदर इस n को पास करवा दे तो यूं भी वो सेट हो जाएगा। अब ये सारा काम जो है ना ये हम तब कर रहे हैं जब हम कंपोजिशन कर रहे हैं, और कंपोजिशन में अब ये जो सारा काम है ना हमें इसमें हमें क्या करना पड़ रहा है कि हमें अगर एम्प्लॉय का जो है वो नेम सेट करवाना है ना तो वो हमें यहाँ तो कोई एनोनिमस ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ रहा है, या फिर हमें जो है ना वो एम्प्लॉय का सेटर फंक्शन जो है ना या गेटर फंक्शन जो है वो कॉल करना पड़ रहा है। तो अगर हम कंपोजिशन के साथ जो है ना वो फ्रेंड क्लास का कंसेप्ट जो है ना वो भी यूज़ कर लें, हम अपनी जो एम्प्लॉय क्लास है एम्प्लॉय क्लास का फ्रेंड बना दे कंपनी को, कि कंपनी जो है ना वो एम्प्लॉय के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सके। अब कंपनी क्लास जो है ना वो एम्प्लॉय क्लास के प्राइवेट मेंबर्स यानी नेम को एक्सेस नहीं कर पा रही थी, इसीलिए हमें उसके जो कंस्ट्रक्टर्स हैं और जो उसके सेटर गेटर फंक्शंस हैं वहाँ पे यहाँ एनोनिमस ऑब्जेक्ट का यूज़ हमें करना पड़ रहा है, या फिर हमें जो है ना वो सेटर गेटर फंक्शंस को यूज़ करके वैल्यू सेट करवाना पड़ रही है। तो अगर हम ये काम नहीं करना चाहते, हम काम को ईजी रखना चाहते हैं, तो हम फ्रेंड क्लास का जो है ना कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। हम एम्प्लॉय क्लास के अंदर लिखेंगे फ्रेंड क्लास कंपनी। अब जो कंपनी क्लास है ये हमारे एम्प्लॉय की जो है ना वो फ्रेंड बन जाएगी सिर्फ इस एक स्टेटमेंट से। अब इससे क्या होगा कि हम कंपनी क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर और सेटर गेटर फंक्शंस बनाएंगे उनके अंदर हम जो है ना वो एम्प्लॉय क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। मसलन अगर मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही बनाता हूँ कंपनी का कंपनी, और उसके अंदर मैं जो नेम है कंपनी का वो मैं सेट करता हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग, और मैं EMP के जरिए जो है ना EMP डॉट नेम इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। अब अगर आप यहाँ पे आप देखो तो सिर्फ वो एक स्टेटमेंट लिखने की वजह से मैं EMP का जो प्राइवेट मेंबर नेम है उसको डायरेक्टली एक्सेस करके उसको एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन करवा रहा हूँ। तो यूँ फ्रेंड क्लास बनाने से क्या होगा
कि एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास के जो है ना वो मैं प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर पा रहा हूँ। फिर इसी तरह अगर मैं सेटर फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ एम्प्लॉय का नेम सेट करने के लिए, void set एम्प्लॉय नेम, इसके अंदर पैरामीटर आ जाएगा स्ट्रिंग n। तो यहाँ पे मैं emp डॉट नेम इज इक्वल टू n, इससे मैं क्या कर सकूंगा, मैं जो मेरा एम्प्लॉय का जो नेम है यानी जो प्राइवेट मेंबर है उसको डायरेक्टली एक्सेस करवा के उसको मैं जो यहाँ पे पैरामीटर में वैल्यू पास होगी वो असाइन करवा दूंगा। तो यूं हम कंपोजिशन जो है ना वो करते हैं कि एक क्लास के अंदर जो है ना वो हम दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसको इजीली यूज करने के लिए हम जो है ना वो फ्रेंड क्लासेस का जो कंसेप्ट है वो यूज कर सकते हैं। अब एक दफ़ा इसको कंपाइलर के ऊपर करके देखते हैं। अच्छा, अब आ गए हैं हम कंपाइलर के ऊपर। यहाँ पे मेरे पास एक क्लास है डेट नाम की, इसके अंदर मेरे पास 3 प्राइवेट मेंबर्स हैं, इंट डे, इंट मंथ और इंट ईयर। अब इसके पब्लिक पार्ट में इसका मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने डे, मंथ और ईयर को कोई भी जो है ना वो डिफ़ॉल्ट डेट जो है ना वो असाइन करवा दिया। आप कोई भी इसमें असाइन करवा सकते हो। उसके बाद इसका मेरे पास जो है ना वो है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के बाद इसके सेटर फंक्शंस और इसके गेटर फंक्शंस है मेरे पास। अब ये तो एक नॉर्मल क्लास है। अब हम आ जाते हैं अपनी पर्सन क्लास के ऊपर। अब इस पर्सन क्लास के अंदर फिलहाल मेरे पास जो है ना एक प्राइवेट मेंबर है नेम, जो पर्सन का नेम होगा। इसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर नेम को मैं एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन करवा रहा हूँ। इसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी पैरामीटर पास होगा मैं नेम को वो असाइन करवा दूंगा। और नेम के लिए जो है ना वो सेटर और गेटर फंक्शन जो है ना वो भी दोनों बनाए हुए हैं। इंट मेन के अंदर अभी कोई चीज़ नहीं है। तो अब हम जो है ना सबसे पहले तो कंपोजिशन करते हैं। अब कंपोजिशन जो है ना हम यहाँ पे पर्सन क्लास के अंदर करेंगे और वो कैसे करेंगे, हम इसके प्राइवेट मेंबर में किसी दूसरी क्लास का जो है ना एक ऑब्जेक्ट एज मेंबर ले लेंगे। यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने डेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट लिया डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ, और ये हमारी सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखने से ना हमारे पास क्या बन जाएगी, कंपोजिशन बन गई। अब हमारे पास जो है ना कंपोजिशन का कंसेप्ट ही यही है कि एक क्लास के अंदर किसी दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट लेना। अब जाहिर बात है अगर हमारे पास प्राइवेट मेंबर में कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको भी हमें जो है ना वो कंस्ट्रक्टर या फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई ना कोई चीज़ असाइन करवानी पड़ेगी। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर डीओबी को मैं क्या असाइन करवाऊँ ऐसा कि जिससे जो है ना वो इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो सेट हो जाएं, क्योंकि डीओबी का अपने 3 मेंबर्स हैं डे, मंथ और ईयर। तो यहाँ तो मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं लिखूँ डीओबी डॉट सेट डे और उसके अंदर मैं पास करूँ 0। फिर उसके बाद ऐसे ही मैं बाकी जो है वो भी फंक्शंस कॉल करूँ, सेटर फंक्शंस इसके। लेकिन ये कोई अच्छा तरीका या फिर एफिशिएंट वे ऑफ प्रोग्रामिंग नहीं है। इसमें हमें बार बार एक फंक्शन के अंदर जो है वो कॉल भेजनी पड़ेगी, वहाँ पे वो वैल्यू सेट होगी, फिर उसके बाद हम उस फंक्शन से वापस इस कंस्ट्रक्टर के अंदर रिटर्न हो गए, फिर दूसरे फंक्शन के अंदर जाएंगे। तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है कि हम सेटर फंक्शंस के जरिए जो है ना अपने कंपोजिशन वाले ऑब्जेक्ट को वैल्यूज जो है वो असाइन करवाएं। तो अब अगर मैं डीओबी को डिफॉल्ट वैल्यूज जो है ना वो सेट करवाना चाह रहा हूँ तो मैं डीओबी को इनिशियलाइज करवा दूंगा एक अनोनिमस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से। अब वो कैसे होगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा डीओबी इज इक्वल टू डेट और डेट के साथ मैंने लगा दिया पैरेंथेसिस। अब ये काम करने से क्या होगा, मेरे पास एक अनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और वो अनोनिमस ऑब्जेक्ट जो है ना उसके लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि मैंने पैरेंथेसिस जो है ना ये मैंने ये फंक्शन कॉल किया है ये वाला। यहाँ पे क्या होगा कि डे, मंथ और ईयर को जो है ना ये वाली डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन होंगी। रैम के अंदर जो है ना कोई भी किसी एक जगह के ऊपर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसको ये वाली वैल्यूज असाइन होगी, ये जो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यूज हैं। देन वो अनोनिमस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है वो इस जगह के ऊपर जो है ना वो रिटर्न होगा जब वो क्रिएट हो जाएगा, और फिर उसके बाद वो डीओबी को असाइन हो जाएगा। और जैसे ही डीओबी को असाइन होगा तो कंपाइलर अपनी तरफ से मेंबर वाइज असाइनमेंट करवा के डीओबी के डे, मंथ और ईयर को वो जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाली वैल्यूज हैं वो असाइन करवा दें। तो ये जो है ना ये एक एफिशिएंट वे है। आप जो है ना वो कंपोजिशन के अंदर जो है ना अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाह रहे हो। एक और मेथड ये है कि अब ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर आप 3 जो है वो पैरामीटर्स लो, इंट डी, इंट एम, इंट वाई। अब ये जो 3 पैरामीटर्स आए हैं इन 3 पैरामीटर्स को अनोनिमस ऑब्जेक्ट के जरिए जो है ना वो मैं डीओबी को असाइन करवा दूं, या मैं डीओबी के जरिए उसके सेटर फंक्शंस कॉल करके असाइन करवाऊंगा, लेकिन वो कोई अच्छा तरीका नहीं है।
कर सकते हैं, उसमें कोई एरर या फिर उसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सपोज करें ना, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 प्राइवेट मेंबर्स हैं, अगर आपके पास जो है ना वो 10 या 20 हो, हम आपके पास पैरामीटर्स या फिर 10 या 20 प्राइवेट मेंबर्स हो, तो उस केस में आपको ढेर सारी जो है ना वो स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी। तो उससे बेहतर है कि आप ये एक ही स्टेटमेंट के अंदर ना काम करवा दो। अब इससे क्या होगा इस स्टेटमेंट से, कि डेट क्लास का जो हमारे पास है ना पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ये वाला पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर वो पैरामीटर्स पास होंगे, वो पैरामीटर्स डे मंथ और ईयर को असाइन होंगे, और वो जो अनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसका कोई भी नाम भी नहीं है, वो अनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट होके डीओबी को असाइन हो जाएगा, और जो पैरामीटर्स हमने यहाँ पे पास किए हैं वो इसको असाइन हो जाएंगे। एक और तरीका हमारे पास इसका कंस्ट्रक्टर बनाने का ये है कि पर्सन क्लास के अंदर एक तो आ जाए स्ट्रिंग एन, और साथ में जो है एक डेट क्लास का ऑब्जेक्ट आ जाए। अब डेट क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे आएगा, यहाँ पे वो हम इंट मेन में जब देखेंगे ना कि इंट मेन में हम पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए कैसे हम जो है ना वो इसके डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स जो है ना वो कॉल करेंगे, हम ये तीनों कंस्ट्रक्टर्स की जो डिमॉन्स्ट्रेशन है वो देख लेंगे। तो पर्सन को जो भी नेम यहाँ पे पैरामीटर में पास होगा वो साइन हो जाएगा, और जो हमारा डीओबी है डीओबी को डी असाइन हो जाएगा। अब ये जो काम हम यहाँ पे कर रहे हैं ना इसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर कर रहे हैं, ये काम हम इनिशियलाइजेशन लिस्ट के जरिए भी कर सकते हैं। अब ये इनिशियलाइजेशन लिस्ट के जरिए कैसे होता है, मसलन पहले हम डेट क्लास पे जाते हैं। अगर मैं डेट क्लास को ये जो वैल्यूज़ है मेरी, ये मैं इनिशियलाइजेशन लिस्ट के जरिए असाइन करवाना चाह रहा हूँ, मैं अंदर इनको कमेंट आउट कर देता हूँ, और इनिशियलाइजेशन लिस्ट के लिए मुझे कंस्ट्रक्टर की पैरेंथेसिस के आगे ना मुझे कॉलन लगाना पड़ेगा, कॉलन लगा के फिर आगे प्राइवेट मेंबर का नेम डे, और उसके अंदर मैं जो भी इसको डिफॉल्ट वैल्यू पास करवाना चाह रहा हूँ वो मैं पास करवा दूंगा। फिर उसके बाद आ जाएगा मंथ, और मंथ के अंदर मैं इसको जो भी वैल्यू इनिशियलाइज करवाना चाहूँगा वो आ जाएगी। फिर उसके बाद आ जाएगा ईयर, और ईयर के अंदर मैं जो भी वैल्यू पास करवाना चाहूँगा वो आ जाएगी। तो हम ये काम जो है ना ये जो कंस्ट्रक्टर के अंदर करते हैं वो काम हम ये इनिशियलाइजेशन लिस्ट के जरिए भी कर सकते हैं। अब ये इनिशियलाइजेशन लिस्ट और इसमें फ़र्क क्या है, आप इस फ़र्क को जो है ना वो यूं देख सकते हो। मैं यहाँ पे ना फिलहाल के लिए एक स्टेटमेंट लिखता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ इंट एक्स, और फिर दूसरी स्टेटमेंट पे मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 2। अब बेशक ये हम क्लास के अंदर यूं कर नहीं सकते, लेकिन सिर्फ आपको मैं बताने के लिए कर रहा हूँ कि एक लाइन के अंदर हमने उसको डिफाइन किया और दूसरी लाइन के अंदर उसको हमने वैल्यू इनिशियलाइज करवाई है। तो एक तरीका तो कोई भी किसी भी वेरिएबल को जो है ना वो वैल्यू साइन करने का ये होता है कि पहले उसको डिफाइन करो, डिफाइन करने के बाद किसी दूसरी स्टेटमेंट के अंदर उसको वैल्यू इनिशियलाइज करवा दो। दूसरा ये होता है कि जैसे ही आप वेरिएबल क्रिएट कर लो साथ ही उसको जो है ना वो वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज भी करवा दो। तो यहाँ पे ये जो इनिशियलाइजेशन लिस्ट है इसको भी यूज करने का यही फायदा है। अगर हम कंस्ट्रक्टर के अंदर आके वैल्यूज जो है ना वो इनिशियलाइज करवाते हैं ना, उसमें क्या होता है कि पहले ये वाले वेरिएबल्स जो हैं ये क्रिएट होंगे रैम के अंदर, और फिर उसके बाद जो है ना सेपरेटली इनको ये जो है ना वैल्यूज असाइन होंगी। लेकिन अगर हम ये काम इनिशियलाइजेशन लिस्ट के जरिए करवाते हैं ना, तो इनिशियलाइजेशन लिस्ट में ये होगा कि जैसे ही डे वेरिएबल रैम के अंदर क्रिएट होगा ना, साथ ही उसको जो है ना ये वैल्यू उसकी स्टोर हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा जो है ना ये एफिशिएंट हो जाता है इनिशियलाइजेशन लिस्ट के जरिए काम करवाना। अब आ जाते हैं हम अपनी कंपोजिशन वाली क्लास के अंदर कि इसमें हम ये काम कैसे करवाएंगे। मसलन अगर मैं यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर ही अगर हम देखें, तो अगर मैं यहाँ पे नेम को वैल्यू असाइन करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे नेम के अंदर जो है वो डबल कोट्स पास कर दूंगा, नेम को वैल्यू असाइन हो जाएगी। और अगर मैं डीओबी को कोई वैल्यू जो है वो असाइन करवाना चाह रहा हूँ, तो डीओबी के साथ मैंने जो है ना वो सिर्फ पैरेंथेसिस लगा दी। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे हमें इतना कोड लिखना पड़ रहा है कि डीओबी इज इक्वल टू डेट, और डेट के आगे पैरेंथेसिस लगा के उसके लिए जो है ना वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो डीओबी को क्रिएट करते हुए सिर्फ उसके साथ पैरेंथेसिस लगा दिए। पैरेंथेसिस लगाने से क्या होगा कि इसका जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो इन्वोक हो जाएगा, और इसको जो वैल्यूज हैं वो इसकी डिफॉल्ट जो है वो इनिशियलाइज हो जाएंगी। अब अगर हम ये इनिशियलाइजेशन लिस्ट का यूज करते हैं, तो फिर हमें जो है ना जिस वैल्यू को हम इनिशियलाइजेशन लिस्ट में वैल्यू असाइन करवा देंगे उसे हमें जो है ना वो कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखने की जरूरत नहीं। मसलन मैं सिर्फ इनिशियलाइजेशन लिस्ट में अगर एक प्राइवेट मेंबर को जो है ना वो वैल्यू असाइन करवाता हूँ, दूसरे को जो है वो मैं क्या करता हूँ मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर करवा देता हूँ। तो ये इनिशियलाइजेशन लिस्ट का जो है ना ये थोड़ा सा फायदा है कि इसमें थोड़ा सा एफिशिएंट हो जाता है कोड, और इसमें कोई इतनी कोई खास चीज़ नहीं। अब यहाँ पे ये इनिशियलाइजेशन लिस्ट कंपोजिशन के अंदर मैं बता क्यों रहा हूँ
क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो ना तो इनिशियलाइजेशन लिस्ट के अंदर मैं जब कंपोजिशन वाले ऑब्जेक्ट को वैल्यू असाइन करवाना चाह रहा हूँ तो मैं ऑब्जेक्ट का नाम लिख रहा हूँ जो यहाँ पे डीओबी है। अब ये चीज़ क्यों ज़रूरी है ये याद रखना, क्योंकि जब हम इनहेरिटेंस करेंगे तो उसके अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इनिशियलाइजेशन लिस्ट के अंदर जब हम कॉल करेंगे ना इनहेरिटेंस के अंदर तो वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। इसके ये दोनों के अंदर जो डिफरेंस है ये उसके लिए याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कंपोजिशन के अंदर आप इनिशियलाइजेशन लिस्ट से काम लोगे तो आप कॉलन लगा के यहाँ पे जो है ना वो बनाओगे उसको, और साथ में जो है ना वो जब कंपोजिशन के अंदर आप ये काम करोगे तो कंपोजिशन के अंदर जो है ना आप इनिशियलाइजेशन लिस्ट के अंदर आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे। इनहेरिटेंस के अंदर जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट केस आएगा, वो उसकी वीडियो में देख लेंगे। अब हमने ये डीओबी के लिए कंस्ट्रक्टर का काम तो पूरा कर लिया। अब कंस्ट्रक्टर्स का काम पूरा करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसके जो सेटर और गेटर फंक्शंस हैं हम वो बना लेंगे। अब सबसे पहले इसके सेटर फंक्शन बनाते हैं, वॉइड सेट डीओबी। अब डीओबी को सेट करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, एक तो ये कर सकते हैं कि उसके डिफरेंट पैरामीटर्स जो उसके अंदर पास होते हैं हम वो पैरामीटर्स लें। पैरामीटर्स लेने के बाद इसके अंदर आगे हम कर दें डीओबी इज इक्वल टू डेट, और डेट के अंदर जो है ना ये पैरामीटर्स पास करवा दें। अब एक तरीका तो ये है कि हम ये अनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा के वो इनिशियलाइज करवा दें। दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसके डीओबी के सेटर फंक्शंस के जरिए इसको वैल्यूज इनिशियलाइज करवा दें, और ऑफ कोर्स उसके लिए नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हमें ज़्यादा लिखना पड़ती हैं तो इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं, हम अनोनिमस ऑब्जेक्ट जो है वो यूज़ कर लेते हैं। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम सेट डीओबी के लिए हम डेट क्लास का ऑब्जेक्ट पास करवा लें, डेट डी, और डीओबी को वो असाइन करवा दें, डीओबी इज इक्वल टू डी। अब ये डेट क्लास का ऑब्जेक्ट हम पैरामीटर में कैसे पास करवाएंगे ये भी हम जो है ना वो इंट मेन में देख लेंगे। फिर उसके बाद इसका गेटर फंक्शन बनेगा डीओबी का। अब डीओबी का गेटर फंक्शन जो है ना आप वो थोड़ा सा डिफरेंट वे में बना सकते हो। अब वो डिफरेंट वे में कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो हमारे पास कन्वेंशन है कि जो हमारे पास प्राइवेट मेंबर है ना, जैसे ये डेट डीओबी है, इसकी जो डाटा टाइप है हम उसी उसी को ही जो है हम अपने गेटर फंक्शन की रिटर्न टाइप बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेट गेट डीओबी कॉन्स्ट, और इससे मैं रिटर्न करवा दूंगा डीओबी को। अब इससे मैं डीओबी को क्यों रिटर्न करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरी रिटर्न टाइप क्या है, डेट। तो यहां से मुझे कोई जो वैल्यू रिटर्न करवानी पड़ेगी वो भी किस टाइप की होगी, डेट टाइप की होगी। तो डीओबी की डाटा टाइप क्या है, डेट डाटा टाइप है। तो एक इसका गेटर फंक्शन तो यूं बन सकता है। दूसरा हम इसके गेटर फंक्शंस जो है ना वो यूं बना सकते हैं कि डेट सॉरी इंट गेट डे, और गेट डे से हम रिटर्न करवा दें रिटर्न डीओबी डॉट गेट डे। एक काम हम जो है ना वो यूं कर सकते हैं इसकी सारी वैल्यूज के लिए, मंथ के लिए भी, ईयर के लिए भी और डे के लिए भी। लेकिन इसमें भी अब अगर आप देखो ना तो जब हम ये गेट डे वाला फंक्शन कॉल करेंगे, ये इन रिटर्न किसको कॉल कर रहा है, फिर ये इसको कॉल कर रहा है। तो हमारे पास एक की बजाय दो दो फंक्शंस कॉल जो है ना वो जा रही हैं। अब ये मल्टीपल फंक्शन कॉल्स जो है ना ये कोई अच्छी बात नहीं होती कि एक प्रोग्राम जो है ना वो ढेर सारी फंक्शन कॉल्स कर रहा है। स्टैक के अंदर, मेमोरी के अंदर इससे अच्छा खासा लोड बनता है। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो बहुत कम है तो इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ प्राइवेट मेंबर्स जो हैं वो हज़ारों की तादाद में, या फिर जो ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट कर रहे हैं वो हज़ारों की तादाद में हो, तो फिर उस केस में जो है ना ये मसला बन सकता है कि आपकी मेमोरी जो है वो ओवरलोड हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो ये वाला मेथड जो है ना ये कोई अच्छा मेथड नहीं है। अब इसको अवॉइड करने के लिए कि हम ये यहाँ पे जो है ना वो हमें यहाँ पे फंक्शन कॉल ना करनी पड़े, फंक्शन कॉल ना करनी पड़े, हम इसके लिए जो है ना वो यहाँ पे डायरेक्टली इसका प्राइवेट मेंबर एक्सेस करवा सकते हैं डीओबी का। अब डीओबी का प्राइवेट मेंबर यहाँ पे एक्सेस करवाने के लिए इस क्लास के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्लास को डेट क्लास का हमें फ्रेंड बनाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड क्लासेस और फ्रेंड फंक्शंस जो हैं वो प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डेट क्लास के अंदर आके लिखूंगा फ्रेंड क्लास पर्सन। अब इस सिंगल स्टेटमेंट से क्या होगा कि जो मेरी डेट क्लास है ना
डेट क्लास, डेट क्लास जो है वो फ्रेंड बन जाएगी पर्सन क्लास की। अब पर्सन क्लास की फ्रेंड बनने से क्या होगा कि मैं उसके जो प्राइवेट मेंबर्स हैं मैं उनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकूंगा। अब प्राइवेट मेंबर्स डायरेक्टली एक्सेस करने से क्या होगा, यहां पे मैं dob.getDay करने की बजाय सिंपली अगर मैं डे लिखूंगा तो वो भी एक्सेसिबल है, उसका प्राइवेट मेंबर भी एक्सेस हो रहा है। अब हमें एक फंक्शन के अंदर जो है ना वो मल्टीपल फंक्शन कॉल्स नहीं करना पड़ रही कि फंक्शन कॉल किया हमने गेट डे और गेट डे के अंदर दोबारा से हमने जो है ना वो गेट डे फंक्शन कॉल कर दिया डीओबी के जरिए। तो इससे हमारे पास जो स्टैक या जो हमारे पास हीप मेमोरी है उसके अंदर ओवरलोड जो है ना वो कम हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद इसके बाकी जो गेटर फंक्शंस है हम वो भी क्रिएट कर लेते हैं इंट। अब ये जो हमने फ्रेंड्स क्लास बनाया ना इसको पर्सन क्लास को, उसका फायदा ये सिर्फ गेटर फंक्शंस के अंदर नहीं है, हम इसको सेटर फंक्शंस के अंदर भी यूज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर भी यूज कर सकते हैं। मसलन अगर यहाँ पे ये वाला कंस्ट्रक्टर अगर आप इसको इसको ही देखो, इसके अंदर हम ये पैरामीटर्स ले रहे हैं, हम बजाय एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के हम क्या करें, हम dob डॉट डे इज इक्वल टू डी, हम यूं भी जो वैल्यूज हैं वो असाइन करवा सकते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर के अंदर कंस्ट्रक्टर कॉल करना जो है ना वो ज्यादा बेटर रहेगा, वो लिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, प्रोग्रामिंग स्टाइल थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। तो अब क्योंकि हम प्राइवेट मेंबर्स को इसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं तो इससे हमारा कोड जो है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट और काफी ज्यादा शार्ट भी हो जाए। अब ये काफी ज्यादा शार्ट कैसे होगा वो इंट मेन के अंदर आपको समझ आएगी। अब सबसे पहले तो हमने जो इसके तीन कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट किए हैं पर्सन क्लास के, हम उन तीनों को कॉल करते हैं। एक हमारे पास आ जाएगा पर्सन P1। अब P1 के लिए मैं कोई भी पैरामीटर्स पास नहीं कर रहा तो इसके लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है ना वो कॉल हो जाएगा। यहाँ पे इसका ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, वो डीओबी के लिए उसका इनिशियलाइजेशन लिस्ट के जरिए उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा और नेम को एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन करवा देगा। अब उसके बाद मैं P2 के लिए जो है ना, P2 के लिए मैं जो दूसरा कंस्ट्रक्टर है मैं वो कॉल करता हूं, जिसके अंदर एक तो नेम का पैरामीटर पास होगा और साथ में तीन पैरामीटर्स पास होंगे 2001। अब ये साथ में जो तीन पैरामीटर्स पास होंगे ये उसकी डेट के लिए पास हो रहे हैं। अब ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ये कैसे काम कर रहा है, पहला पैरामीटर ये n को, ये d को, ये m को और ये y को असाइन होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास है ये पर्सन क्लास का ये वाला कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर नेम जो है वो n को पास होगा, d को जो है वो 20 पास होगा, m को 2 पास होगा और y को 2001 पास होगा। नेम असाइन हो जाएगा इस स्टेटमेंट के जरिए और जो dob है उसको हम अनोनिमस ऑब्जेक्ट के जरिए वैल्यूज जो है वो इनिशियलाइज करवा देंगे, ये जो यहाँ से पैरामीटर्स में पास होके आएंगी। अब उसके बाद हम ये जो तीसरा कंस्ट्रक्टर है जिसमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास होगा डेट टाइप का, अब हम इसको देख लेते हैं। अब इसको पास करने के हमारे पास जो है ना वो दो तरीके हैं। एक तो हम P3 क्रिएट करें और P3 के अंदर अब हमने यहाँ पे पास करना है डेट क्लास का ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेट और डेट के अंदर जो है ना अपने मैं ये पैरामीटर्स जो है ना वो लिख के पास कर दूंगा। तो यूं मेरे पास जो है ना एक अनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उस अनोनिमस ऑब्जेक्ट के जरिए जो है ना वो जो वैल्यूज हैं वो पास हो जाएंगी। अब यहाँ पे होगा क्या कि डेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसके अंदर ये वाली वैल्यूज होंगी और वो वहां पे ऊपर कंस्ट्रक्टर के अंदर पास होगा और कंस्ट्रक्टर के अंदर पास होने के बाद फिर वो डीओबी को असाइन हो जाएगा। अब दूसरा तरीका यहाँ पे पास करने का ये है कि हम डेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट सेपरेटली क्रिएट कर लें, डेट डी, और डी के अंदर हम ये वैल्यूज अपनी पास करवा लें। अब जब डी डी ऑब्जेक्ट के अंदर हम ये वैल्यूज यहाँ पे हम पास करवा लेंगे तो अब बजाय हम यहाँ पे अनोनिमस ऑब्जेक्ट पास करने के हम क्या पास कर दें, हम यहाँ पे सिर्फ डी पास कर दें और डी को पास करने से भी हमारा ये जो प्रोग्राम है ये बिल्कुल ठीक रन कर जाएगा, वैल्यूज पास हो जाएंगी। अब इसके बाद इनकी वैल्यूज जो है वो एक दफ़ा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा लेते हैं और इसमें मैं सिर्फ जो है ना वो ये जो मेरा P2 वाला ऑब्जेक्ट है ना, P2 वाले ऑब्जेक्ट की मैं वैल्यूज जो है वो प्रिंट करवाऊंगा सेटर और गेटर फंक्शन के लिए। P2 डॉट पी आउट, P2 डॉट गेट नेम, इससे स्क्रीन के ऊपर नेम प्रिंट होगा
अब मैं चाह रहा हूँ मैं इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो प्रिंट करवाऊँ। अब यहाँ पे अगर मैंने अपना वो कॉल किया ना गेट डीओबी वाला ऑब्जेक्ट, गेट डीओबी, अब गेट डीओबी से क्या होगा कि यहाँ पे रिटर्न होके आएगा मेरे पास वो जो डीओबी वाला ऑब्जेक्ट है वो। अब अगर आप देखो तो मैंने जैसे पी टू डॉट गेट डीओबी किया और फिर उसके बाद मैंने अगेन डॉट लगाया ना, तो वो जो डीओबी के आगे सेटर गेटर फंक्शन है ये उनको शो कर रहा है। गेट डे, गेट मंथ, गेट ईयर, सेट डे, सेट मंथ, सेट ईयर। तो सपोज कर ले मैं यहाँ पे गेट डे को कॉल कर लेता हूँ। एक तरीका तो ये हो गया डेट को प्रिंट करवाने का, कि जो मेरा कंपोजिशन वाला ऑब्जेक्ट है मैं उसको गेट करूं, उसको गेट करने के बाद डॉट लगा के उसकी क्लास के अंदर जो उसका गेटर फंक्शन है मैं उसको डायरेक्टली एक्सेस करवा लूं। और दूसरा, अब ये जो है ना ये भी, इसमें भी हमें क्या करना पड़ रहा है, एक दफा हमारे पास ये फंक्शन कॉल होगा फिर उसके बाद हमारे पास ये फंक्शन कॉल होगा। इसमें भी हमारे पास वो प्रॉब्लम आएगी कि मल्टीपल फंक्शन कॉल्स हो रही हैं। तो दूसरा इसका एफिशिएंट वे क्या है, जो हमने वो फ्रेंड क्लास की मदद से जो है ना वो पर्सन क्लास के अंदर ही गेट डे वाला फंक्शन बनाया था ना, हम वही कॉल कर ले, क्योंकि वो भी डीओबी की डेट को ही रिटर्न करवाएगा या डे को ही रिटर्न करवाएगा। अब मैं यहाँ पे उसके जरिए मैं मंथ वाला फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, मंथ, और साथ में मैं पी टू डॉट गेट ईयर जो है वो भी मैं कॉल कर लेता हूँ। इनके दरमियान में वो स्लैश भी लगा देते हैं डबल कोट्स के अंदर। अब एक दफा इसको रन करके चेक करते हैं कि हमारे पास स्क्रीन के ऊपर आउटपुट क्या आएगी। अब अगर आप देखो तो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आ चुकी है। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर नेम प्रिंट हुआ जो हमने गेट नेम के जरिए कॉल किया। फिर उसके बाद डे प्रिंट हुआ जो हमने पहले गेट डीओबी किया, डीओबी वाला ऑब्जेक्ट जो है हमने वो रिटर्न करवाया, फिर उसके साथ ही हमने डॉट लगा के उसका डे वाला गेट डे वाला फंक्शन कॉल किया। ये मल्टीपल फंक्शन कॉल की वजह से प्रिंट हुआ है, जो कि कोई एफिशिएंट वे नहीं है। और दूसरा, उसके बाद हमारे पास जो है ना वो मंथ और ईयर, ये दोनों भी प्रिंट हो चुके हैं। और मंथ और ईयर हमने कैसे प्रिंट करवाए थे, वो हमने जो पर्सन क्लास के अंदर ही हमने गेट मंथ और गेट ईयर फंक्शन बनाए थे ना फ्रेंड क्लासेस बनाने के बाद, उनके जरिए हमने कॉल की है। तो कंपोजिशन जो है ना इसके अंदर ये सारे कंसेप्ट्स जितने भी यूज हो सकते थे वो मैंने कोशिश किया वो सारे इस वीडियो के अंदर कवर करूं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है ना वो देखेंगे कि एग्रीगेशन क्या होती है और वो कंपोजिशन से कैसे डिफरेंट है। थोड़ा सा ही उनके अंदर डिफरेंस है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और उससे नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इनहेरिटेंस जो है उसको शुरू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट आपको मिल जाए। शुक्रिया।